फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड में देखो 3 वजह होती हैं। एक होती है डी ट्रांजिशन, एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, थर्ड होता है पोलराइजेशन। ऑफ आयन। देखिए हो क्या रहा है, इसको जरा थोड़ा समझते हैं। अगर कहीं पर सिंपल सी बात D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं, D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन आ गया और कहा ये कलर्ड है, व्हाट इज द रीजन? सीधे आंसर डी ट्रांजिशन। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंड थॉट भी नहीं लेना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या होता है डी ट्रांजिशन, फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको अलग कलर से बनाते हैं। चलो यहां पर एनर्जी लेते हैं। पहले ये ध्यान हो, ये 5 ऑर्बिटल थे। इस चैप्टर को करने के लिए मेरा कोऑर्डिनेशन जरूर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका ये EG और T2G ग्रुप थे, ये 3 ये आ गए T2G ग्रुप, ये 2 आ गए, ये EG ग्रुप। सही है। एक्चुअल में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये आया, ये जंप करके ऊपर जाता है, वापस लौटता है, एनर्जी को रिलीज करता है एंड इट गिव्स कलर। दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। जब भी D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा, D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कुछ नहीं सोचना है, सेकंड थॉट भी नहीं लेना है, सीधे आंसर करोगे इट इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। अगर कहीं पर D0 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कहीं पर D0 कॉन्फ़िगरेशन है और कलर्ड है, तब उसका आंसर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये पर्पल कलर, ये ऑरेंज कलर, K2Cr2O7 आर कलर्ड ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मेनली यही है, लेकिन उसमें डी ट्रांजिशन भी होता है। अब कैसे होता है जरा वो भी देख लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे KMnO4 है, इसका कलर हम चेंज करते हैं। चलो हरे पेन से करते हैं। KMnO4 है, KMnO4 डिसोशिएट होकर K प्लस प्लस MnO4 माइनस देगा। Mn का जब आप बनाएंगे तो ये O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आ गया। MnO4 माइनस ये बन गया, K प्लस बन गया। और इसमें आप देखिए होता क्या है, इसमें देखिए होता क्या है, चार्ज एक्चुअल में क्या है ना, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हर ऑक्सीजन चाहेगा ये चार्ज मेरे पास आ जाए, और कोई किसी से कमजोर नहीं है, और चार्ज के ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी भी है। कंजुगेशन यहाँ प्रेजेंट है, कंजुगेशन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली होगा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर चला गया। जिस टाइम पर ये चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आए, अब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक Mn पे ज्यादा हो गया, और Mn पे पहले 0 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक ऑक्सीजन के पास ही रहा, और फिर चला गया उसके पास से, फिर 0 हो गया। फिर ये नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से ये रेजोनेंस में चलता रहेगा, रेजोनेंस में चलता रहेगा। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है,
थोड़े से टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। किस में आ जाएगा? Mn पहले 0 था, लेकिन जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हुआ उस टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, और फिर चला गया, फिर 0 हो गया। लेकिन कुछ टाइम के लिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने dd ट्रांजिशन शो कर दिया। जैसे ही इसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया, इट शोज द dd ट्रांजिशन एंड इट गिव्स कलर। तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो चार्ज ट्रांसफर ही अकेला क्राइटेरिया नहीं है कलर शो करने का। चार्ज ट्रांसफर है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें dd ट्रांजिशन भी हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर जैसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ज्यादा आएगा, वहां पर dd ट्रांजिशन भी शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कलर्ड है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इट इज कलर्ड ड्यू टू द dd ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोथ 1 and 2, अगर अल्टरनेट ये भी हो बोथ 1 and 2, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बोथ 1 and 2 होगा। बहुत अच्छे से समझ लो। और अगर बोथ 1 and 2 अल्टरनेट हटा दिया, तब आप उसमें मेनली लगाएंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो चार्ज ट्रांसफर के समय कुछ टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे डी में आया, वो स्प्लिट है ही, सीधे dd ट्रांजिशन हो गया। दिस इज द dd ट्रांजिशन। तो अब ये सिंपल हो गया कि ये 1 है से 9 तक है, तो सीधे dd ट्रांजिशन आंसर करेंगे। d 0 है तो मेनली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लेकिन ध्यान रखेंगे बोथ करके अल्टरनेट है तो बोथ लगाएंगे। और अगर मान लो D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जनरली D10 वाले कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब व्हाइट कलर है ना, ऐसा नहीं दिखना बंद हो गया, व्हाइट कलर को हम कलरलेस कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर D10 का कोई कंपाउंड कलर्ड आ जाए, और जैसे कुछ कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, Cu2O रेड कलर का है, ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, AgCl व्हाइट है, AgBr एंड AgI बोथ आर पेल येलो, हल्के पीले रंग के। यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी ये कलर्ड है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। अब यहां ऐसा कौन सा और होगा? यहां dd ट्रांजिशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारे के सारे भरे पड़े, कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये तो D10 है, अब ये जगह ही नहीं है जाने की। dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, चार्ज ट्रांसफर कुछ होना नहीं है। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, सुनो। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एनायन है मेरे पास बड़े साइज का, ये कैटायन है। फजांस रूल हमने पढ़ा हुआ है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये इसको पोलराइज करेगा। पोलराइज करने पर जनरली बॉन्ड बन जाता है। वो कहते हैं ना, मैक्सिमम इज द पोलराइजेशन, हायर इज द कोवलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड, तो पोलराइजेशन में जनरली क्या बन जाता है, पोलराइज करता है, बॉन्ड बना लेता है। यहां पर दिक्कत है, यहां पर D10 होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। पोलराइज कर दिया, सुनो मेरी बात को ध्यान से, पोलराइज कर दिया, बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा भरा पड़ा है, D10 पूरा फुलफिल्ड है। तो पोलराइज कर दिया तो ये इस तरीके से खींचा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आए, और इसको मजबूरी है, बॉन्ड नहीं बना पा रहा, फिर छोड़ देगा तो फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेवल का चेंज करा होगा, एनर्जी लेवल अलग आया होगा, फिर इसने छोड़ा होगा। मतलब कुछ बाहर के लेवल पे आए होंगे इलेक्ट्रॉन और फिर ओरिजिनल लेवल पे गए, तो उसमें कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ रिलीज हो जाती है। वही रिलीज एनर्जी आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है कलर की फॉर्म में, वही कलर की फॉर्म में आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इसका कलर आता है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन, या आप कह सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन बाई ए कैटायन, पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन बाई ए कैटायन। तो ये इस तरीके से हमारा D10 कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे और वो कलर्ड हैं, तो वहाँ नहीं है, dd ट्रांजिशन है ही नहीं ना, वहाँ पर जगह ही नहीं है ना। आपका वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, वो पोलराइज करा, बॉन्ड बनाया नहीं, छोड़ना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि D10 है।
समझ रहे हो ना। फजाल्स रूल क्या कहता है कि वहां बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है जितना पोलराइज करता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है D10 की वजह से, तो बॉन्ड नहीं बना, छोड़ना पड़ा। छोड़ने की वजह से वो क्या हुआ, कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ रिलीज हुई, जिसकी वजह से वो रिलीज की वजह से उसने कलर देना शुरू कर दिया, कलर देना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये कलर्ड होते हैं, रेड कलर एंड पेल येलो कलर के। ये 3 एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिए। इधर KMnO4 एंड K2Cr2O7, मोस्टली D1 to D9 आएंगे। तो अब मैंने पूरे केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स को एक साथ कर दिया। 3 ही वजह हैं, 3 की वजह के बाद चौथी वजह नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चार्ज ट्रांसफर में DD ट्रांजिशन का होना ये समझ में आना चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और इसने क्या शो कर दिया, DD ट्रांजिशन शो कर दिया। तो ये है कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन, जो कि NCERT में बहुत डिटेल में नहीं दे रखी है। देखो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, इन्होंने ऑब्जर्व कलर तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, है ना। एब्जॉर्ब कुछ होता है, निकलता कुछ है, तो वो बेसिकली ये सर्किल बनाना होता है। आई छोड़ देते हैं, वेब गए, और सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। रेड कर रहे हैं, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू कर रहे हैं, ऑरेंज करेगा, वायलेट, येलो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे। तो एक्चुअल में एब्जॉर्ब कलर जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई पड़ेगा, वही चीज वो कहना चाह रहे हैं। When an electron from a lower energy d orbital is excited, यानी T2g से हायर एनर्जी में जाएगा, excitation of the frequency of light absorbed, the frequency generally lies in the visible region, the color absorbed corresponds to the complementary color of the light absorbed। वो complementary इस तरीके से, ये मैजिक सर्कल होता है ना। और उसका नेचर ऑफ द लिगेंड पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और वीक होगा तो और कम होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन के बिना पढ़े आपको ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लिगेंड उगेंड कहाँ समझ में आएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन पढ़िए। सब इसमें D and F में दे रखा है, सीक्वेंस गलत दे दिया इन्होंने NCERT ने, पहले D and F और वो डाला है, पहले वो डालना चाहिए। इन एक्वस सोल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड्स, द कलर ऑफ आयंस ऑब्जर्व्ड इन द लिस्टेड फ्यू कलर, कुछ याद नहीं करना है, कोई कलर याद करने की जरूरत नहीं है ना। कोई कलर कहाँ तक याद रखोगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेज बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से सारे कॉम्प्लेक्सेज की फॉर्मेशन हो रही है। उसमें लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। कैटायन बहुत रेयर केस होता है, कैटायन बहुत रेयर केस होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, है ना। सारे मतलब जो डी ब्लॉक हैं, जो कैटलिस्ट होंगे वो इसी में से आते हैं। आयरन आ गया कहीं पर, हैबर्ट्स प्रोसेस में आयरन आ गया, कहीं हाइड्रोजनेशन में निकेल आ गया, वैनेडियम आ गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, हैबर्ट्स प्रोसेस में ये आ गया, निकेल आ गया इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये 3 याद रख लो। वैनेडियम V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो H2SO4 बनाने का प्रोसेस होता है, हैबर्ट्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का होता है, और निकेल हाइड्रोजनेशन जो ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। Catalyst at a solid surface involves the formation of bond between reactant molecule and atoms of the surface of the catalyst। मतलब वो क्या काम करते हैं, रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट बनता है तो कैटलिस्ट बिकम्स फ्री, कैटलिस्ट बिकम्स फ्री। सही है। इसके बाद आप देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एक पैकिंग बना रहे हैं, और पैकिंग में बीच बीच में स्पेसेज आ जाती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेज आती हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड की तरीके से। तो उसमें ट्रैपिंग हो जाती है, उसमें ट्रैपिंग हो जाती है,
और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं, और ये नॉन स्टिचोमेटिक इन नेचर होते हैं, यानी वैलेंसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कहीं पर कुछ आ गया, कहीं पर कुछ आ गया, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो ये सब चलेगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, सब में आ सकता है। तो ये TIC, ये कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, है ना। तो ये जनरली ये होता है, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होगा। दे आर वेरी हार्ड। और कुछ बोराइड अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। कुछ बोराइड या कार्बाइड होते हैं, वो हार्डनेस में डायमंड के बराबर तक हो जाते हैं। जैसे एक कार्बाइड है सिलिकॉन कार्बाइड, दिस इज वेरी मच हार्ड, इक्वल टू द डायमंड। ये कार्बोरेंडम कहलाता है, कार्बोरेंडम कहलाता है। केमिकली इनर्ट होते हैं और अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। मेटेलिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिव इन नेचर रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होनी है तो आराम से पास हो जाएगी, तो वो क्योंकि बीच बीच में आ रहे होते हैं। एलॉय की फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपस में मिलकर एलॉय बना देते हैं, तो ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब इसके बाद जो हमें कंपाउंड्स करने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4।